आज हमारे हाथ में भगवती चरण वर्मा का एक छोटा सा उपन्यास है, शायद 90-95 पन्नों का होगा बस। नाम है वो फिर नहीं आई। लेकिन इसका वजन वो किसी भी भारी भरकम किताब से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। ये उन कहानियों में से है जो खत्म होने के बाद असल में शुरू होती हैं। बिल्कुल। और एक सवाल बनकर हमारे अंदर रह जाती हैं। बिल्कुल। ये प्रेम कहानी है ही नहीं, ये असल में प्रेम की याद में जिंदा रह जाने की कहानी है। वर्मा जी का जादू यही है ना, कि वो खामोशी से इतना कुछ कह जाते हैं। हाँ। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास की परतों को खोलें, किरदारों के उस अनकहे दर्द को समझें और उस सवाल तक पहुंचें जो वर्मा जी हर पढ़ने वाले के लिए छोड़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी इलाहाबाद की है। किरदारों पर आने से पहले मैं लेखक और उस दौर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। भगवती चरण वर्मा अपने समय के बहुत बड़े नाम थे। क्या इस तरह की अधूरी खामोश प्रेम कहानियां उस दौर के साहित्य में आम थीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वर्मा जी छायावाद के बाद के दौर के लेखक हैं, तो उनके लेखन में व्यक्ति की जो निजी भावनाएं हैं, उसका अकेलापन है, समाज के साथ उसका जो टकराव है, उसको बहुत महत्व दिया गया है। अच्छा। वह फिर नहीं आई, उसी की एक मिसाल है। उस दौर में प्रेम को अक्सर एक त्रासदी की तरह ही दिखाते थे, जहां कोई सामाजिक बंधन या कह लीजिए किस्मत किरदारों को मिलने नहीं देती थी। सही। लेकिन इस कहानी की खासियत यह है कि यहाँ विलन कोई बाहर की ताकत नहीं है। विलन शायद खुद किरदार हैं और उनकी खामोशियां हैं। वर्मा जी किसी पर दोष नहीं डालते, वो बस एक स्थिति, एक सिचुएशन हमारे सामने रख देते हैं। कमाल है। तो कहानी के केंद्र में दो ऐसे ही खामोश किरदार है। पहला है अमर, एक 32 साल का लेखक। उसके बारे में बताइए, कैसी है उसकी दुनिया? अमर की दुनिया वो उतनी ही छोटी और सिमटी हुई है जितना उसका किराए का कमरा। एक टूटा हुआ तख्त है, एक टाइपराइटर और चारों तरफ बिखरी हुई किताबें और सिगरेट की राख। वो अखबारों के लिए छोटी मोटी कविताएं, कहानियां, ये सब लिखकर अपना गुजारा करता है। मतलब एक टिपिकल स्ट्रगलिंग लेखक। हाँ, एक ऐसा इंसान जो अपनी ही बनाई दुनिया में रहता है, जिसे बाहरी दुनिया की चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं। लेखक कहते हैं कि उसकी आंखें गहरी हैं, जैसे जैसे उनमें एक ठहरा हुआ दर्द हो या कोई इंतजार। और इसी ठहरी हुई दुनिया में एक हलचल की तरह आती है कहानी की नायिका। और सबसे दिलचस्प बात, लेखक ने पूरी कहानी में उसे कोई नाम ही नहीं दिया है। हाँ, उसे सिर्फ वो कहकर बुलाया गया। एक कहानीकार के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। इसका क्या असर होता है कहानी पर? ये वर्मा जी की कहानी कहने की कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उसे वो कहकर लेखक ने उसे एक व्यक्ति से ज्यादा एक एहसास बना दिया है, एक रहस्य। एक रहस्य, हाँ। वो अमर के लिए कोई जानी पहचानी औरत नहीं है, बल्कि एक पहेली है, एक ख्वाब जैसी। अगर उसका कोई नाम होता, कोई पहचान होती, तो शायद कहानी जमीन पर आ जाती। सही बात है। नाम ना देकर लेखक ने उसे अमर की कल्पना और हम पढ़ने वालों की सोच के लिए आजाद छोड़ दिया है। वो हर उस अधूरे रिश्ते का प्रतीक बन जाती है जो किसी की जिंदगी में आता है और बिना नाम के ही चला जाता है। वाह, ये तो मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो इस रहस्यमयी वह के बारे में हम जानते क्या हैं? बस इतना कि वो 26-27 साल की है, शादीशुदा है। पति दिल्ली में बड़ा अफसर है। हाँ, और वो इलाहाबाद में अकेली रहती है। और लोग कहते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं है। और बस यही एक लाइन उसके किरदार का पूरा कैनवास तैयार कर देती है। वो एक भरे पूरे घर में अकेली है, एक रिश्ते में होकर भी अकेली है। शायद इसी अकेलेपन से भागकर वो हर शाम गंगा किनारे आती होगी। बिल्कुल। और वहीं उसकी मुलाकात होती है अमर से, जो अपनी दुनिया में अकेला है। तो दो अलग अलग तरह का अकेलापन जब टकराता है तो एक अनूठी कहानी जन्म लेती है। और उनकी पहली मुलाकात भी उतनी ही साधारण है और उतनी ही गहरी। अमर टहल रहा है और वो अकेली बैठी पानी में पत्थर फेंक रही है। ये एक बहुत ही सामान्य सा दृश्य लगता है, लेकिन लेखक इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? इसका कोई गहरा मतलब है क्या? बिल्कुल है। यही वर्मा जी का कमाल दिखता है। पानी में पत्थर फेंकना वो महज एक टाइम पास नहीं है, वो उसके मन की स्थिति का प्रतीक है। अच्छा। शांत पानी वो उसकी अपनी ठहरी हुई खामोश जिंदगी है, और उसमें पत्थर फेंककर हलचल पैदा करना ये उसकी अंदर की बेचैनी है। वो अपनी जिंदगी के इस ठहराव को तोड़ना चाहती है, पर उसके पास पत्थर फेंकने के सिवा कोई और तरीका नहीं है। और फिर वो घटना होती है जो इन दोनों को पहली बार जोड़ती है। हवा चलती है
और उसका दुपट्टा उड़कर अमर के कंधे पर आ गिरता है। हाँ, अमर दुपट्टा लौटाता है और वो मुस्कुराती है। लेखक लिखते हैं, यह उसकी पहली और आखिरी पूरी मुस्कुराहट थी। मतलब इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। बहुत कुछ। वो मुस्कुराहट शायद एक शुक्रिया थी, एक पहचान थी, या शायद एक उम्मीद कि कोई है जो उसके अकेलेपन को देख सकता है। उस शाम कोई बात नहीं होती, लेकिन एक पुल बन जाता है। अगले 7-8 दिन वो रोज उसी वक्त उसी जगह मिलने लगते हैं और फिर बातें शुरू होती हैं। और उनकी बातचीत भी बड़ी अजीब है। वो कहती है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता। और अमर जवाब देता है, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ कोई मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करता। ये संवाद उनके रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये संवाद उनके रिश्ते का संविधान है, उसकी बुनियाद है। दोनों ही अपने अपनी जिंदगी में सवालों और उम्मीदों के बोझ से दबे हुए हैं। सही। वो शायद अपने रिश्ते, अपने अकेलेपन को लेकर समाज के सवालों से थक चुकी है। और अमर एक लेखक होने के नाते शायद दुनिया की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने के एहसास से घिरा है। तो उन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसी जगह मिलती है, एक सेफ स्पेस जहां उन्हें कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता। बिल्कुल, वो जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। फिर एक शाम बारिश हो जाती है। दोनों एक टूटे हुए मंदिर के बरामदे में खड़े हैं। वो भीग रही है तो अमर अपना कोट उतारकर उसे दे देता है। वो कोट लेती है और अमर का हाथ पकड़कर कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई ऐसा हो जो मुझे थोड़ा सा सहारा दे, बस थोड़ा सा। और अमर? अमर कुछ नहीं बोलता, बस उसका हाथ थामे रहता है। बारिश रुकती है और वो चली जाती है। ये क्षण, ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ लगता है मुझे। है ही। यहाँ शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका सहारा मांगना और अमर का खामोशी से हाथ थाम लेना, ये एक अनकहे रिश्ते की स्वीकृति है। अमर को उस रात पहली बार महसूस होता है कि उसके खाली जिंदगी में कोई आ गया है। दिनों में वो एक अजीब सिलसिला शुरू करती है। हाँ, वो सिलसिला है वादों का। वादों का? हर मुलाकात के अंत में वो अगले दिन के लिए एक वादा करके जाती है। ये वादे बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम से, लेकिन अमर के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। जैसे पहला वादा, कल फिर आऊंगी। ये सुनकर अमर की दुनिया रोशन हो जाती है। दूसरा वादा, कल तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी। तीसरा, कल तुम्हें अपनी सबसे प्यारी कविता सुनाऊंगी। ये छोटे छोटे कल अमर की खाली जिंदगी में उम्मीद भरते जाते हैं। इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखिए। अमर, जो अब तक सिर्फ अतीत और वर्तमान में जी रहा था, उसे पहली बार एक भविष्य मिलता है। कल शब्द, वो उसके लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। वो उन 7 वादों के धागों से अपने आने वाले कल का एक खूबसूरत सपना बुनने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी कहानी का अंत वो सुखद होगा। और फिर आता है 7वां और आखिरी वादा, जो इस उम्मीद को आप कह सकते हैं कि चरम पर पहुंचा देता है। वो कहती है, कल मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूं और क्यों यहां हूं। इस एक वादे में तो जैसे अमर को अपने सारे सवालों के जवाब दिखने लगते हैं। बिल्कुल, ये वादा बाकी वादों से अलग है। ये सिर्फ एक मुलाकात का वादा नहीं है, ये राज खुलने का वादा है, पर्दा हटने का वादा है। अमर को लगता है कि 8वें दिन वो रहस्यमयी वाह हमेशा के लिए उसकी अपनी बन जाएगी। वो रात अमर के लिए शायद जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी, उम्मीद और बेचैनी से भरी हुई। लेकिन वो 8वां दिन आता है और कहानी का सबसे क्रूर मोड़ भी अपने साथ लाता है। अमर सुबह से तैयार होकर गंगा किनारे पहुंच जाता है। शाम होती है, सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो नहीं आती। अपने मन को 1000 तसल्लियां देना। हाँ, कि शायद देर हो गई होगी, शायद कोई काम आ गया होगा। उम्मीद और नाउमीदी के बीच झूलता हुआ वो एक एक पल काटता है। 9वां दिन, 10वां दिन, 15वां दिन, वो फिर कभी नहीं आते। वो 7 वादे जो उम्मीद का पुल थे, एक झटके में टूटकर एक अंतहीन इंतजार की खाई बन जाते हैं। अमर पागल सी हालत में उसके घर पहुंचता है, पर दरवाजे पर ताला मिलता है। पड़ोसी बताते हैं वो कल सुबह अपने पति के पास दिल्ली चली गई, हमेशा के लिए। और साथ में ये भी कि कह रही थी अब वापस नहीं आएगी। ये शब्द हमेशा के लिए, ये अमर के सपनों के महल पर गिराया गया एक ब्रह्मास्त्र है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो लेखक ने जानबूझकर अनुत्तरित छोड़ दिया है। वह ने ऐसा क्यों किया? हाँ, पूरी कहानी में इसका कोई जवाब नहीं है। क्या वो शुरू से ही सिर्फ अपना अकेलापन दूर कर रही थी? क्या उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया? या वो इतनी बेरहम थी?
क्या लगता है आपको? यहाँ कई संभावनाएं हैं। एक तो ये कि शायद उसे एहसास हो गया था कि ये रिश्ता नामुमकिन है। वो शादीशुदा थी और उस समाज में इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। तो हो सकता है उसने अमर को एक बड़े दर्द से बचाने के लिए हाँ, खुद ही चुपचाप चले जाना बेहतर समझा हो। एक दूसरी संभावना ये भी है कि हो सकता है उसका पति उसे लेने आ गया हो और उसके पास कोई चारा ही ना बचा हो। ये भी हो सकता है। या एक और नजरिए से देखें तो शायद वो अपने ही बनाए वादों के बोझ से डर गई। उसे लगा कि 8वें दिन सच बताने के बाद वो इस रिश्ते को संभाल नहीं पाएगी। वर्मा जी, हमें कोई एक जवाब नहीं देते ताकि हम सब अपने अपने अनुभव से उस खाली जगह को भर सकें। और उसके जाने का अमर पर क्या असर होता है? वो रात भर उसके बंद घर के बाहर बैठा रहता है। सुबह लोग देखते हैं कि उसकी गोद में वही कोट है, जो उसने बारिश वाली शाम को उसे दिया था। उसकी आंखें खाली हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। और फिर वो खुद से वो लाइनें कहता है जो इस उपन्यास की आत्मा है। हाँ, वो कहता है, वो फिर नहीं आई। शायद इसलिए कि उसने 7 वादे पूरे कर दिए थे। 8वां वादा उसका नहीं, मेरा था। मैंने वादा किया था कि मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं कर रहा हूं। ये लाइनें दिल तोड़ देती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अमर का ये इंतजार एक महान प्रेम की निशानी है या ये उस सदमे से बचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, एक सेल्फ डिसेप्शन? बिल्कुल। क्या वो सच में इंतजार कर रहा है या उसने असलियत को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है? और वर्मा जी पाठक को इसी दुविधा में छोड़ देते हैं, और यही इस उपन्यास की महानता है। अगर हम इसे एक प्रेम कहानी की तरह देखें तो अमर का इंतजार उसके प्रेम की पराकाष्ठा है। वो उसके जाने को बेवफाई नहीं बल्कि अपने वादे की शुरुआत मान रहा है। उसने खामोशी से उसका हाथ थामकर जो सहारा देने का वादा किया था वो अब उसे इंतजार करके निभा रहा है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक डिनायल या कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्लासिक केस है। सच इतना कड़वा है कि अमर का मन उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, इसलिए उसका दिमाग एक नई कहानी गढ़ लेता है। एक ऐसी कहानी जिसमें वो बेवफा नहीं है। सही। और वो खुद एक हारा हुआ प्रेमी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान है जो अपना वादा निभा रहा है। तो एक तरह से वो हमेशा के लिए उसी 8वें दिन में कैद होकर रह गया है। समय उसके लिए आगे बढ़ना बंद हो गया है। बिल्कुल। उसका जीवन उसी एक शाम पर आकर ठहर गया है। वो भीगा हुआ कोट, वो उसके हाथ में उस रिश्ते का, उन 7 दिनों की उम्मीद का और अपने उस काल्पनिक 8वें वादे का एक भौतिक प्रतीक बन गया है। और उसकी खाली आंखें और अजीब सी मुस्कान वही बताती है कि वो अब इस दुनिया में रहते हुए भी इसका हिस्सा नहीं है। वो अपनी ही एक दुनिया में जी रहा है जहां वो आज भी उस 8वें दिन का इंतजार कर रहा है। उपन्यास यहीं खत्म हो जाता है। कोई चिट्ठी नहीं, कोई वजह नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक खाली गंगा किनारा और एक आदमी जो अपनी ही बनाई हुई याद में जिंदा है। ये कहानी जोर जोर से रुलाती नहीं, बस अंदर एक गहरी उदासी, एक खलिश छोड़ जाती है। ये कहानी हमें इंसानी मन की जटिलताओं को दिखाती है। कैसे हम सच से बचने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं, कैसे हम उम्मीद के सहारे एक पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सही। अमर का इंतजार दूसरों के लिए पागलपन हो सकता है, लेकिन शायद उसके लिए जीने का यही एक तरीका बचा था। अगर वो इंतजार करना छोड़ देता तो शायद उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचता। तो ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी किसी का इंतजार किया है या किसी को इंतजार करता छोड़ दिया है। हाँ, और एक अंतिम विचार जो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है वो ये है, जो कभी आकर चले गए, क्या वे सचमुच गए थे या हम ही कहीं रुक गए थे? क्या यादें हमें जिंदा रखती हैं या हमें वक्त में कैद कर लेती हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।